वेलकम अगेन। तो हम पढ़ रहे थे समावयवता। कौन सी समावयवता? त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता हमने पढ़ी कि त्रिविम समावयवता क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है, एक होती है संरूपण समावयवता और दूसरी कौन सी होती है? विन्यासी समावयवता। संरूपण समावयवता को कहा जाता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म और विन्यासी समावयवता को कहा जाता है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। संरूपण समावयवता क्या होती है? एक एल्गोरिथम में मुक्त घूर्णन के कारण समावयवता संरूपण समावयवता कहलाती है। और दूसरी थी विन्यासी समावयवता। ऐसे समावयव जिन्हें एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए, इंटरचेंज करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए हाई एनर्जी की या उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं बेटा? विन्यासी समावयव कहलाते हैं। और ये दो प्रकार के थे, एक थे ज्यामितीय समावयव और दूसरी कौन सी थी? प्रकाशिक समावयवता। तो ज्यामितीय समावयवता क्या होती है? एक प्रतिबंधित घूर्णन के कारण उत्पन्न जो समावयव है वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? ज्यामितीय समावयव कहलाते हैं। और ज्यामितीय समावयवता प्रतिष्ठित होने के लिए मैंने दो शर्तें बताई थी। पहला तो प्रतिबंधित घूर्णन होना चाहिए अणु के अंदर, और दूसरा कि प्रतिबंधित घूर्णन जहां से है वहां पर जुड़े हुए जो दोनों संयोजकताएं हैं वो दोनों संयोजकताएं क्या होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए, भिन्न भिन्न होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तो वो मॉलिक्यूल तो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं, अदरवाइज ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं की जा सकती। प्रतिबंधित घूर्णन कहां से उत्पन्न होता है अणु के अंदर? दो प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है प्रतिबंधित घूर्णन। पहला, या तो उस अणु के अंदर क्या उपस्थित हो? द्विबंध उपस्थित हो, डबल बंध प्रेजेंट हो, या तो कार्बन कार्बन, और भी एग्जांपल पढ़ेंगे अपन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, इनके बीच में डबल बंध होता है, तो वहां से भी अपन प्रतिबंधित घूर्णन को उत्पन कर सकते हैं। दूसरा, अणु की संरचना कैसी हो? चक्रीय हो। ये मैंने शॉर्ट के अंदर समझाने की कोशिश करी, डिटेल से हम पढ़ेंगे इसी ज्यामितीय समावयवता को डिटेल से। कहां पे पढ़ेंगे? चैप्टर 16 के अंदर इनके प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे, गुणधर्म भी पढ़ेंगे, सारी चीजों की बारे में बातें करने वाले हैं। तभी मैंने यहाँ पे शॉर्ट में समझाने की कोशिश करी। आज नेक्स्ट जो अपना जो टॉपिक रह गया वो कौन सा बेटा? प्रकाशिक समावयवता। तो उसको समझने की कोशिश करते हैं, प्रकाशिक समावयवता क्या है। तो नेक्स्ट हेडिंग जो है प्रकाशिक समावयवता, इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। प्रकाशिक समावयवता, प्रकाशिक समावयवता इंग्लिश में कहेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब देखो, प्रकाशिक समावयव नाम से पता है प्रकाशिक, ऐसे समावयव जिसके हर प्रकार से गुणधर्म समान है। अंतर केवल किसके कारण उत्पन्न हो सकता है? प्रकाश के द्वारा। प्रकाश ही डिफरेंट कर सकता हो, एक लाइट ही उसको डिफरेंशिएट कर सकती होगी। ये मॉलिक्यूल जो है इसका करेक्टर अलग है, इस मॉलिक्यूल का करेक्टर अलग है। तो ऐसे जो यौगिक हैं एक दूसरे के, वो क्या कहलाते हैं? प्रकाशिक समावयव। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है कि जैसे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैं कार्बनिक रसायन से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर अपन उसी चीज को अप्लाई करेंगे किसके ऊपर? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसंश्लेषण यौगिकों के ऊपर। देखो हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली कैसे पता करते हैं अपन के प्रकाशिक समावयव है या नहीं है, है ना? तो बहुत से तरीके मैं बताने की कोशिश करूंगा कि प्रकाशिक समावयव एक दूसरे के है या नहीं है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक लाइट सोर्स लेते हैं, एक लाइट का सोर्स है जिससे मेरे पास ये प्रकाश का कोई सोर्स है, स्रोत है, सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश का स्रोत। ये क्या है? कोई प्रकाश का स्रोत, जैसे लट्टू है, बल्ब है, या कुछ भी है। इससे लाइट निकल रही है। अब इससे जो लाइट निकल रही है वो सभी डायरेक्शन में जा रही है। जैसे सपोज करो घर के अंदर एक लट्टू लगा हुआ है, यहाँ पे तो सामने लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ, तो ये सामने की तरफ रोशनी आएगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि उस सामने जिस यहाँ पे है तो सामने ही आपके रोशनी आएगी, चारों तरफ फैलेगी वो। मतलब जो प्रकाश जो होता है हर दिशा के अंदर गमन करता है, एक्स, वाई और जेड, तीनों डायरेक्शन के अंदर वो क्या करता है? मूव करता है, दोलन करता है, ऑसिलेट करता है। तो ये तो सामान्य प्रकाश है, जिससे अगर कोई स्रोत है प्रकाश का, लट्टू है, कोई सूरज है, बल्ब है, कुछ भी है, ये सामान्य स्रोत है कोई प्रकाश का, जिससे निकलने वाला जो प्रकाश होता है सदैव हर डायरेक्शन के अंदर क्या करता है? मूव करता है। अब माना कि ये जो प्रकाश की जो किरण जो मूव कर रही है सभी डायरेक्शन के अंदर, इसको निकाला जाता है एक स्लिट में से। इसको किस में से निकाला जाता है? एक स्लिट कुछ भी नहीं है, कागज का गत्ता है, इसके बीच में एक अनंत छोटा सा क्या है? छिद्र है, जिसमें से केवल एक प्रकाश की किरण निकल सके। ठीक है, तो इसमें से जब एक ही प्रकाश निकल पाएगा तो ऐसे प्रकाश को कहा जाता है एक वर्णीय प्रकाश। एक वर्णीय प्रकाश, ठीक है, जिसमें केवल एक ही प्रकार की तरंग गति हो, तो उसे कहा जाता है एक वर्णीय प्रकाश। अब इस प्रकाश को पास किया जाता है एक प्रिज्म में से, जिसे कहा जाता है निकोल प्रिज्म। क्या कहा जाता है बेटा? निकोल प्रिज्म। इस एक वर्णीय प्रकाश को जब निकोल प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो इससे जो निकलने वाला प्रकाश जो होता है वो कहलाता है समतल ध्रुवित प्रकाश। वो क्या कहलाता है? समतल ध्रुवित प्रकाश। इसे मैं आगे जाकर के शॉर्ट में कहूंगा बार बार PPL।
प्लेन पोलराइज लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश। अब समतल ध्रुवित प्रकाश कैसे कहेंगे? ऐसा प्रकाश जो केवल एक ही तल में दोलन करता हो या कंपन करता हो। जैसे समझो ये सामान्य प्रकाश है और एक प्रकाश की विकिरण है, अगर कोई एक ही प्रकाश है, एक ही प्रकार, अपन जानते हैं सामान्य प्रकाश के अंदर बहुत सारी तरंग दैर्ध्य है, बहुत सारी तरंग दैर्ध्य से मिलकर, जैसे ये जो प्रकाश दृश्य प्रकाश है, जैसे हमें जो दिखाई दे रहा है, तो उसमें भी हमें दृश्य प्रकाश की रेंज कितनी होती है तरंग दैर्ध्य की? 4000 नैनोमीटर से लेकर के 8000 नैनोमीटर के आसपास। कोई 750 नैनोमीटर लेता है, कोई 780 लेता है, वो एक अलग, मैं रफली ले रहा हूँ 4000 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच का जो प्रकाश है इस तरंग दैर्ध्य का, इस लैम्बडा का जो प्रकाश होता है वो हमें दिखाई देता है, दृश्य प्रकाश या विजिबल रीजन में आता है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि एक जो सामान्य स्रोत जो है, सामान्य जो प्रकाश है, उसके अंदर बहुत सारी इन्फिनाइट टाइप की, बहुत सारी प्रकार की तरंग दैर्ध्यों से मिलकर के बना हुआ है। अब मैंने क्या किया, इसे एक स्लिट, बहुत छोटा सा अनंत सूक्ष्म छिद्र जो है, एक स्लिट है, स्लिट मतलब कागज का गत्ता जिसके अंदर अनंत सूक्ष्म छिद्र है, तो उसमें से जब मैंने इसको प्रवाहित किया तो इसमें से केवल एक ही प्रकाश की विकिरण उसमें से निकल सकी, तो ऐसा प्रकाश क्या कहलाएगा? एक वर्णीय प्रकाश। तो माना कि अब ये जो निकलने वाला स्लिट से निकला हुआ जो प्रकाश हो क्या कहलाएगा? एक वर्णीय प्रकाश है। अब इस एक वर्णीय प्रकाश को एक प्रिज्म में से गुजारा जाता है जिसे कहा जाता है निकोल प्रिज्म। ध्यान रखिए, जो एक वर्णीय प्रकाश है उसकी तरंग दैर्ध्य एक ही है, एक ही प्रकार की तरंग दैर्ध्य का कोई प्रकाश है, एक वर्णीय प्रकाश। जैसे कि आप देखते हो स्ट्रीट लाइट जो होती है आपकी, स्ट्रीट लाइट जो गली के अंदर जो या हाईवे के ऊपर जो लाइट लगी होती है पीले रंग की, तो वो एक वर्णीय प्रकाश है, उसे सोडियम डी रेखा भी कहा जाता है, और उसकी तरंग दैर्ध्य लगभग 589.5 एंगस्ट्रॉम के आसपास कुछ होती है, 589.5 एंगस्ट्रॉम इसके आसपास कुछ उसकी तरंग दैर्ध्य, फिक्स तरंग दैर्ध्य है उसकी, मतलब उसके अंदर स्ट्रीट लाइट के अंदर जो निकलने वाला प्रकाश है उसमें एक ही प्रकार की तरंग दैर्ध्य का प्रकाश निकल रहा है, और उसे सोडियम लैंप भी कहा जाता है, सोडियम डी रेखा भी कहा जाता है ऐसी, और इस तरंग दैर्ध्य को सोडियम डी रेखा कहा जाता है क्योंकि सोडियम लैंप से निकल रही है। तो ऐसा प्रकाश जिसमें केवल एक ही प्रकार की तरंग दैर्ध्य हो, जैसे जो स्ट्रीट लाइट जो होती है या जो हाईवे के ऊपर जो पीले रंग की जो लाइट निकलती है उसके अंदर जो तरंग दैर्ध्य है वो केवल ये फिक्स है 589.5 रफली 95 या कुछ है, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ 589 पॉइंट में कुछ डिफरेंस हो सकता है, एंगस्ट्रॉम में इतनी होती है। तो ये प्रकाश जो है वो क्या कहलाएगा? एक वर्णीय प्रकाश, जिसमें केवल एक ही प्रकार की तरंग दैर्ध्य है। अब एक ही प्रकार की तरंग दैर्ध्य है, इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रीट लाइट से जो निकल रही है तो वो सामने तो सामने जा रही, हर तरफ फैल रही। इसका मतलब ये जो प्रकाश है, एक वर्णीय प्रकाश भी जो होता है सभी दिशाओं में दोलन करता है, एक्स एक्स में भी दोलन करेगा, वाई एक्स में भी दोलन करेगा और जेड एक्स में भी दोलन करेगा। एक प्रकाश, एक ही प्रकाश की बात कर रहा हूँ, इसकी रंग देती है जो लैम्बडा है वो फिक्स मान लेते हैं, तो वो गति कर सकता है एक्स डायरेक्शन में, वो गति कर सकता है वाई डायरेक्शन में, और वो गति कर सकता है जेड डायरेक्शन में, मतलब तीनों पॉसिबल डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है, सामान्य प्रकाश भी और एक वर्णीय प्रकाश भी। अब मैंने क्या किया, इसमें से इसको गुजारा कि इसमें से निकोल प्रिज्म। अब निकोल प्रिज्म होता क्या है ये तो समझाने के लिए ऐसे समझा रहे, स्पेशल टाइप का होता है, बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का ये, और ये इसको इस तरह से समझने की कोशिश करो जैसे ये एकदम स्ट्रेट ऐसा कुछ कैल्शियम कार्बोनेट का कुछ बना हुआ है। तो इसमें क्या होता है, ये जिस कंपाउंड से ये बना हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसकी छोटी छोटी पतली सी ये परतें होती है, आप समझने की कोशिश करें, ऐसी बहुत बारीक बारीक सी पतली सी ऐसी मैंने कैल्शियम कार्बोनेट की परतों को आपस में जोड़ रखा, और इनके बीच में जो स्पेस है बहुत छोटा सा स्पेस है। अब आपकी बात समझ आ गई। अब सपोज करो इसमें से ये निकोल प्रिज्म है जिसके अंदर ये जो एक स्लेट है दूसरी स्लेट है, ऐसे स्लेटों को आपस में जोड़ रखा और इनके बीच में एकदम नैरो स्पेस है, बहुत छोटा सा स्पेस है। ठीक है, अब यहां से एक वर्णीय प्रकाश आ रहा है, अब यहां से एक वर्णीय प्रकाश जो आ रहा है वो इस डायरेक्शन में गति कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में, वो हो सकता है इस वाई डायरेक्शन में गति करता हुआ ऐसे आगे बढ़ रहा है, और हो सकता है वो जेड डायरेक्शन में ऐसे गति करता हुआ आगे बढ़ रहा है, एक्स एक्स में, वाई एक्स में और जेड एक्स में। इस अक्ष से बढ़ता हुआ इसमें आ रहा है कौन? एक वर्णीय प्रकाश। तीन डायरेक्शन से आ सकता है, हो सकता है इस डायरेक्शन से आ रहा हो, हो सकता है इस डायरेक्शन से आ रहा हो, या हो सकता है इस डायरेक्शन से आ रहा हो। ये एक्स, ये वाई और ये जेड। आपको समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो अब जो इस डायरेक्शन से आ रहा होगा वो तो इसमें से पास नहीं हो पाएगा, जो इस डायरेक्शन से आ रहा होगा वो इसमें से पास नहीं हो पाएगा, लेकिन जो इस डायरेक्शन से आ रहा होगा, इस डायरेक्शन से, एक्स डायरेक्शन से, तो यहां पर ये स्पेस खाली है, तो इसी स्पेस में से ये प्रकाश भी इसमें से क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। समझ आ रहा है? तो जो सामान्य प्रकाश था, एक वर्णीय प्रकाश जो था, वो कितने तल में दोलन कर रहा है? हर संभव तल के अंदर, हर संभव प्लेन के अंदर रोटेट कर रहा है, ऑसिलेट हो रहा है, दोलन कर रहा है। लेकिन जैसे ही इस निकोल प्रिज्म से बाहर निकलेगा, तो निकोल प्रिज्म में जैसे जिस डायरेक्शन के अंदर ये बने हुए हैं लाइनें या स्पेसेस जो बचे हुए हैं बीच में, तो सपोज करो ये एक्स एक्स के अंदर ऐसे ही रखा हुआ है,
और ये एक वर्णी प्रकाश आ रहा है, तो जो एक्स अक्ष के अंदर होगा, ये लाइनें भी एक्स अक्ष में, तो जो प्रकाश एक्स अक्ष में दोलन करता हुआ जा रहा होगा वो तो इसमें से पास हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी एंगल से अगर कोई आ रहा होगा तो इसमें से पास नहीं हो पाएगा, वो यहीं पे रह जाएगा। तो जब मैं इसमें से एक वर्णी प्रकाश को निकालूंगा तो इसमें से केवल कितने प्रकाश निकल पाएगा, एक ही प्रकार का, जो एक स्पेसिफिक प्रकार की एक्सिस के अंदर रोटेट कर रहा हूं, दोलन कर रहा हूं। तो मैं मानता हूं कि इसके अंदर ये जो लाइन है वो एक्स डायरेक्शन में ही है, और तो एक्स डायरेक्शन से निकलने वाला प्रकाश जो होगा वो दोलन करता हुआ इसमें से कहा निकल जाएगा बाहर, बाकी वाई और जेड से होगा वो वहीं से टकरा करके वहीं रह जाएगा। तो मुझे यहाँ पे जो प्रकाश मिलेगा वो कितने तल में दोलन करेगा, केवल एक तल। तो एक ही तल में दोलन कर रहा है, तो मैं इसको सपोज कर रहा हूँ इस एक्स एक्स में दोलन कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा है इस डायरेक्शन, आपको समझ आ रहा होगा। और ऐसा प्रकाश क्या कहलाता है, समतल ध्रुवित प्रकाश या प्लेन पोलराइज लाइट कहलाती है। तो समतल ध्रुवित प्रकाश की डेफिनेशन भी पूछी जाएगी, ये आगे पढ़ेंगे हम, सब यहाँ पे नहीं। तो समतल ध्रुवित प्रकाश ऐसा प्रकाश जो एक ही तल में दोलन करता है उसे क्या कहते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश। अब इसका उपयोग क्या करेंगे, इसका हम उपयोग कर सकते हैं कि कोई कंपाउंड है आपके पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो वो प्रकाशिक समानता प्रदर्शित करता है या नहीं करता है, उसको आइडेंटिफाई करने। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक ट्यूब लेते हैं जिसका नाम है पोलेरोमीटर ट्यूब। ये कांच की नली है बेटा, इस कांच की नली का नाम क्या है, पोलेरोमीटर या ध्रुवणमापी नली, हिंदी में कहते हैं ध्रुवणमापी नली का, इंग्लिश में कहते हैं पोलेरोमीटर ट्यूब। ठीक है, इसके अंदर ये कांच की नली है, कांच की ट्यूब है, ग्लास की ट्यूब है, और इसके अंदर उस कार्बनिक पदार्थ का जलीय विलयन भरा था, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके अंदर भरा हुआ है कार्बनिक पदार्थ का जलीय विलयन, जिसका हमें ये पता करना है कि वो कार्बनिक पदार्थ प्रकाशिक समानता प्रदर्शित करता है या नहीं करता है। अब मैं क्या करूंगा, समतल ध्रुवित प्रकाश को इस ध्रुवणमापी नलिका के अंदर भरे हुए कार्बनिक पदार्थ के विलयन में से पास कराऊंगा। पास कराने के बाद यहाँ पे डिटेक्टर लगा होता है, वो डिटेक्टर चेक करके बताएगा समतल ध्रुवित प्रकाश के अंदर क्या परिवर्तन आया। समझ आ रहा है, तीन संभावना हो सकती है कि जब ये समतल ध्रुवित प्रकाश इस ध्रुवणमापी नलिका में से गुजरे जिसमें कार्बनिक पदार्थ भरा हुआ है, तो हो सकता है वो ऐसा का ऐसा ही अपने तल में विचलित ही ना हो, जैसा है वैसा का वैसा बाहर निकल गया। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ये समतल ध्रुवित प्रकाश की जो ओरिजिनल डायरेक्शन तो ये थी कि इस तल में कंपन कर रहा था हमारा, कि हमने सपोज हमने अज्यूम कर लिया लेफ्ट की ये इस डायरेक्शन के अंदर दोलन कर रहा था, और जब ये इसमें से बाहर निकले तो इस डायरेक्शन में मेरे हो सकता है ये रोटेट कर जाए, माने कि इस डायरेक्शन में रोटेट कर गया एंटी क्लॉकवाइज, या फिर हो सकता है ये समतल ध्रुवित प्रकाश जो है पीपीएल जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है वो जो ओरिजिनल रोटेशन की जो डायरेक्शन थी उससे इस डायरेक्शन में रोटेट कर जाए क्लॉकवाइज, दक्षिण ध्रुवण गुणा। क्लॉकवाइज मतलब दक्षिण ध्रुवण गुणा, घड़ी ऐसे ही चलती है तो क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टा घूम गया तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज। इसे कहेंगे दक्षिण ध्रुवण गुणक हिंदी में, इसे कहेंगे वाम ध्रुवण गुणक। तो या तो रोटेट हो जाए या फिर ना हो। अगर नहीं होता है तो इसका मतलब ये जो पदार्थ है इसके अंदर वो किस प्रकृति का है, वो प्रकाशिक समानता प्रदर्शित नहीं करता है। कार्बनिक पदार्थ प्रकाशिक समानता प्रदर्शित करता है या नहीं करता है, इसको प्रैक्टिकली कैसे देखा जाता है, तो उसको देखने का तरीका है कि उस कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन को ध्रुवणमापी नलिका में लेंगे और उसमें से पास कराएंगे समतल ध्रुवित प्रकाश को। यदि समतल ध्रुवित प्रकाश ध्रुवित हो जाता है, ध्रुवित होने का मतलब अपने तल में चेंज कर लेता है, इसका मतलब ये पदार्थ जो है वो प्रकाशिक समानता प्रदर्शित करता है। और अगर नहीं ध्रुवित होता है जैसा का जैसा बाहर निकल जाता है, इसका मतलब वो पदार्थ प्रकाशिक समानता प्रदर्शित नहीं करता है। तो अगर ये ऐसा का ऐसा निकल गया, जैसे इस वाली स्थिति को, मतलब ये प्रकाशिक अक्रिय है, प्रकाशिक समानता प्रदर्शित नहीं करता है। और अगर ये घुमा देता है, इसका मतलब ये प्रकाशिक समावेगी है, मतलब प्रकाशिक समानता प्रदर्शित करता है। ऐसे पदार्थ को कहेंगे ध्रुवण घूर्णक, और इस पदार्थ को कहेंगे ध्रुवण अघूर्णक। आपको समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई कार्बनिक पदार्थ है या कोई भी पदार्थ है वो प्रकाशिक समानता प्रदर्शित करता है या नहीं करता है, उसको प्रैक्टिकली कैसे चेक किया जाए। तो प्रैक्टिकली चेक करने का तरीका है कि उसमें से जब समतल ध्रुवित प्रकाश, उसके जलीय विलयन में से जो समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारा जाए, यदि वो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को नहीं घुमाए, न तो दाईं ओर घुमाए नहीं बाईं ओर घुमाया ही नहीं, तो ऐसा पदार्थ क्या कहलाता है, ध्रुवण अघूर्णक पदार्थ कहलाता है। और जो ध्रुवण अघूर्णक होता है वो प्रकाशिक समानता प्रदर्शित नहीं करता है, या फिर इसको एक नाम और दिया जाता है जिसे अपन कहेंगे अकायरल।
क्या नाम देंगे? अकायरल। ऐसा अणु जो प्रकाशिक समानता प्रदर्शित नहीं करता है उसे क्या कहा जाता है? अकायरल। या फिर उसे क्या कह सकते हैं? ध्रुवण अघूर्णक कह सकते हैं। ठीक है। और ऐसे पदार्थ जो इस समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा दे, या तो दाईं ओर या बाईं ओर, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? ध्रुवण गुणक पदार्थ कहलाते हैं। ध्रुवण गुणक पदार्थ। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, ये कहलाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस, या इंग्लिश में अकायरल को अकायरल ही कहेंगे। अकायरल, अकायरल। और ऐसे अणु को और दूसरा नाम क्या है? कायरल। कायरल इंग्लिश में कहेंगे कायरल, हिंदी में भी कहेंगे कायरल, और इसे कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। तो जो घुमा दे तो हो गया ध्रुवण गुणक पदार्थ, और जो नहीं घुमाए वो क्या हो गया? ध्रुवण अगुणक पदार्थ। जो ध्रुवण अगुणक होता है उसे अकायरल भी कहते हैं, और जो ध्रुवण गुणक होता है उसे कायरल कहा जाता है। समझ में आ गया? अब ये कायरल पदार्थ जो है या ध्रुवण गुणक पदार्थ जो होता है वो दो प्रकार के होता है कि भाई घुमा तो रहा है लेकिन किधर घुमा रहा है? क्लॉकवाइज घुमा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज? तो जो क्लॉकवाइज घुमाता है, ये देखो ये जैसे क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो ऐसे पदार्थों को कहा जाता है दक्षिण ध्रुवण गुणक पदार्थ। ऐसे पदार्थ को क्या कहेंगे? दक्षिण ध्रुवण गुणक पदार्थ कहेंगे। दक्षिण ध्रुवण गुणक पदार्थ। इंग्लिश में कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी इसको रिप्रेजेंट करते हैं या तो स्मॉल डी से या फिर प्लस साइन से। मतलब किसी पदार्थ के नाम के, किसी भी पदार्थ, जैसे मैंने कह दिया लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ये एक नाम है, ये पदार्थ है, और मैंने अगर इसके आगे लिख रखा है प्लस का साइन कोष्टक में, तो मतलब ये पदार्थ कैसा है कि प्रकाशिक समानता प्रदर्शित करता है, और प्रकाशिक समानता तो प्रदर्शित करता है, और ये समतल ध्रुवित प्रकाश को किधर घुमाता है? प्लस साइन है तो मतलब किधर घुमाता है? क्लॉकवाइज। ये प्रदर्शित कर रहा है। किसी पदार्थ के नाम के आगे अगर प्लस साइन लिखा है या फिर प्लस नहीं लिखा, मैंने डी लिख दिया, तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है कि ये लैक्टिक अम्ल का वो रूप है जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किधर घुमाता है? दाईं ओर घुमाता है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। दूसरा क्या हो सकता है? ध्रुवण गुणक पदार्थ, वो पदार्थ जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किधर घुमा दे? एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे, मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमा दे, ये विपरीत दिशा में। तो ऐसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? वाम ध्रुवण गुणक पदार्थ। वाम ध्रुवण गुणक पदार्थ। इंग्लिश में कहते हैं बेटा लिवियो रोटेटरी। इंग्लिश के अंदर इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से या माइनस साइन से। स्मॉल एल या माइनस, स्मॉल कह रहा हूं, यहाँ पे भी स्मॉल है बेटा, कैपिटल नहीं लिख रहा है। स्मॉल है तो स्मॉल। कैपिटल डी और कैपिटल एल का मीनिंग अलग होता है, ये भी हम 16 चैप्टर में पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री, तब समझेंगे कि कैपिटल डी और स्मॉल डी इन दोनों के अलग अलग मायने हैं केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है ना? ये अलग चीज, ये किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? कि यौगिक के प्रकाशीय गुणधर्म के बारे में। ये बेटा स्मॉल एल या स्मॉल डी क्या बता रहा है? इस यौगिक के नाम के आगे स्मॉल डी और स्मॉल एल अगर मैं लिख दूं, अगर यहीं पे लिख दूं स्मॉल एल लैक्टिक अम्ल, तो ये स्मॉल डी स्मॉल एल लैक्टिक अम्ल के कौन से गुणधर्म के बारे में बता रहा है? प्रकाशिक गुणधर्म के बारे में, कि ये जो लैक्टिक अम्ल है प्रकाश के प्रति किस प्रकार से व्यवहार प्रदर्शित करता है। अगर ये कैपिटल स्मॉल डी बता रहा है, इसका मतलब ये वाला तो जो लैक्टिक अम्ल है वो समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घुमाता है, क्लॉकवाइज घुमाता है। जबकि अगर स्मॉल एल लगा हुआ है इसके नाम के आगे, तो इसका मतलब ये वाला लैक्टिक अम्ल वो लैक्टिक अम्ल है जो प्लेन पोलराइज लाइट को, समतल ध्रुवित प्रकाश को किधर घुमाता है? एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाता है। ठीक है? तो इस प्रयोग से प्रैक्टिकली तो हम ऐसे ही देखते हैं कि यौगिक प्रकाशिक समानता प्रदर्शित करता है या नहीं करता। अगर घुमाता है, घुमाने का क्या मतलब है? जैसे मैंने कह दिया एक कोई पदार्थ है, सपोज करो ये पदार्थ है ए, इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ है ए। ठीक है? मैंने कह दिया इसमें जब समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारा तो वो है जैसा का जैसा निकल गया। इसका मतलब इस ए पदार्थ की प्रकृति के अंदर कोई दूसरा रूप नहीं है, मतलब ये ए ही है कि मतलब और कोई इसका दूसरा रूप हो ही नहीं सकता। आप मेरी बात समझ आ रही? प्रकाशिक समानता का मतलब ये है कि इसका कोई दूसरा रूप नहीं है जो प्रकाश के प्रति अलग अलग व्यवहार प्रदर्शित करे। ये ऐसा का ऐसा एक ही रूप है। लेकिन अगर मैंने कह दिया अगर ये ए पदार्थ है, समतल ध्रुवित प्रकाश इसमें से गुजारा और ये बाईं ओर घुमा रहा है, ये बाईं ओर घुमा रहा है, मतलब ये वाला जो ए है वो तो कैसा हो गया बेटा? वाम ध्रुवण गुणक। लेकिन ए ही पदार्थ का एक और ऐसा रूप और है प्रकृति के अंदर जो कैसा होगा? दक्षिण ध्रुवण गुणक। मतलब ये तो वाम ध्रुवण गुणक हो गया, लेकिन ए का ही एक ऐसा रूप और होगा प्रकृति के अंदर जो कैसा होगा? वाम ध्रुवण। जैसे सपोज करो ये लैक्टिक अम्ल, ये मैंने कह दिया ये लैक्टिक अम्ल है बेटा,
ये क्या है इसके अंदर, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल, ये मैंने लैक्टिक अम्ल ले लिया और मैं देखना चाह रहा हूँ ये प्रकाशिक समानता प्रदर्शित करता है या नहीं करता है। इससे समतुल्य प्रकाश हो जाए तो बिगाड़ने पर क्या होगा, ये दाईं ओर घुमा रहा है, जो सपोज करो बाई ओर घुमा रहा है, बाई ओर घुमा रहा है, इसका मतलब कैसा हो गया, वाम ध्रुवण गुणक हो गया। इसका मतलब ये जो लैक्टिक अम्ल है वो कैसा हो गया, स्मॉल एल हो गया। इसका मतलब इस लैक्टिक अम्ल का एक और रूप कहीं ना कहीं है जो किस प्रकृति का होगा, जो किस प्रकृति का होगा, वाम दक्षिण ध्रुवण गुणक प्रकृति का होगा। ये तो हो गया वाम ध्रुवण गुणक। तो एक और रूप और मिलेगा आपको कहीं ना कहीं जो कैसा होगा, दक्षिण ध्रुवण गुणक होगा। मतलब अगर किसी का वाम ध्रुवण गुणक है तो दूसरा रूप कौन सा कराएगा, दक्षिण ध्रुवण गुणक। और ये वाम ध्रुवण गुणक और दक्षिण ध्रुवण गुणक एक रूप और दूसरा रूप, मतलब प्रकाश के कारण ही तो इन गुणों को अपन अलग अलग कर पा रहे हैं। तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे कौन से समावि कहलाते हैं, प्रकाशिक समावि कहलाती है, ऑप्टिकल आइसोमर कहलाते हैं। तो ये रूप और ये रूप दोनों ही लैक्टिक अम्ल है बेटा। लैक्टिक अम्ल का लैक्टिक अम्ल जो है तो एक ये डी रूप है और ये कौन सा रूप है, एल रूप। और ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे बेटा, समावयवी। कौन से समावयवी कहलाएंगे, प्रकाशिक समावयवी। क्योंकि इनको किस गुणधर्म के आधार पर आपने चेंज किया, प्रकाश के आधार पर। एक प्रकाश को बाईं ओर घुमाता है तो दूसरा प्रकाश को दाईं ओर घुमाता है, इसलिए क्या कहलाते हैं, इनके एक दूसरे के प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली प्रकाशिक समावता प्रैक्टिकली। लेकिन अपन कैसे ये प्रयोग तो नहीं करेंगे, अपन को तो कोई मॉलिक्यूल दे देगा और पूछा जाएगा कि बताओ ये प्रकाशिक समावता प्रदर्शित करता है या नहीं करता, तो कैसे चेक किया जाए। तो ये तो प्रैक्टिकल तरीका हो गया। लेकिन अब हमें कुछ नियम सीखने हैं। हमने क्या किया, कुछ नियम बना रखे कि अगर ये चीजें देख लो, अगर ये चीजें आपको प्रेजेंट मिलती है तो ये प्रकाशिक समावता प्रदर्शित करेगा, अगर ये इनकी पालना नहीं करता तो ये कैसा हो गया, प्रकाशिक समावता प्रदर्शित नहीं करता। तो उन नियमों को समझना है, क्योंकि हम बार बार प्रैक्टिकल लैब के अंदर तो जाएंगे नहीं, मॉलिक्यूल तो आपको किताब के अंदर दिया रहेगा या क्वेश्चन एग्जाम में दिया रहेगा। तो प्रैक्टिकल तरीका तो ये है, लेकिन इन मॉलिक्यूल की आंतरिक संरचनाओं को देख करके कुछ नियम बनाए गए कि अगर इन चीजों की पालना करता है तो प्रकाशिक समावता प्रदर्शित करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो उन नियमों को समझना है। ठीक है, तो अब हम उन्हीं नियमों के ऊपर आते हैं, प्रैक्टिकली बात को खत्म करते हैं। ठीक है, तो दो चीजें ध्यान रखनी, अगर कोई प्रकाशिक समावयवी है तो वो दो रूप हो सकते हैं, या तो दक्षिण ध्रुवण गुणक या फिर कैसा होगा, वाम ध्रुवण गुणक। और अगर प्रकृति के अंदर दक्षिण ध्रुवण गुणक है तो दूसरा कौन सा होगा, उसी का वाम ध्रुवण गुणक। और दक्षिण ध्रुवण गुणक, वाम ध्रुवण गुणक जो होंगे दोनों का अणुसूत्र क्या होगा बेटा, समान होगा। अभी एक दो एग्जाम्पल और भी लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो बेटा, अब कॉपी पेन कॉपी के ऊपर या 2D के अंदर अपन कैसे देखने की कोशिश करें, या एक बुक के अंदर कोई एग्जाम्पल आ गया कि ये प्रकाशिक समावता प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा, तो कैसे प्रदर्शित करें। तो देखो एक दो चीजें मैं पहले तो बताता हूँ, एक दो शब्द के बारे में बताता हूँ। एक होता है कायरन और एक होता है अकायरन। इन शब्दों को समझने की कोशिश करना। एक पहले, इससे पहले एक शब्द को और पढ़ते हैं, असममित परमाणु। असममित परमाणु, असिमेट्रिक, असममित अणु कर लो, असममित अणु, असिमेट्रिक मॉलिक्यूल। इंग्लिश में क्या कहेंगे, असिमेट्रिक मॉलिक्यूल। ठीक है, असममित अणु किसे कहते हैं, ऐसा अणु या ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें असममित कार्बन परमाणु, असममित कार्बन परमाणु, एसिमेट्रिक कार्बन एटम अगर किसी के अंदर प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में तो क्या कहलाता है बेटा, असममित अणु कहलाता है। असममित कार्बन परमाणु किसे कहेंगे, ऐसा कार्बन परमाणु जिसकी चारों संयोजकता भिन्न भिन्न हो। संयोजकता मतलब वैलेंसी, चारों संयोजकता अलग हो। जैसे कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, अपन जानते हैं 4। यहाँ पर जोड़ दिया मैंने ए समूह, यहाँ जोड़ दिया मैंने बी समूह, यहाँ जोड़ दिया मैंने कोई सी समूह, यहाँ जोड़ दिया डी समूह। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये जो कार्बन है जिसकी चारों संयोजकताएं अलग है, ए बी सी डी, तो ये कार्बन परमाणु क्या कहलाएगा, असममित कार्बन परमाणु। ये कार्बन क्या कहलाएगा बेटा, असममित कार्बन परमाणु कहलाएगा। कौन सा कार्बन, जिसकी चारों संयोजकताएं क्या हो, अलग अलग हो। और अगर किसी अणु के अंदर ये असममित कार्बन परमाणु है तो ऐसा अणु क्या कहलाता है, असममित अणु। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल बताना, CH3 CH2 और OH। एक लेते हैं CH3 CH2 CH2
CH2OH, चलो ये लेते हैं एक तो, और एक ये लेते हैं CH3 CH2 CH CH3OH। देखना बेटा इस अणु को देखो, इसका नाम क्या है बेटा, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 का मतलब ब्यूट, और ओल लगा हुआ OH, OH का मतलब आईयूपीएसी नाम बताओ इसका, 1 ब्यूटेनॉल। इस कंपाउंड का नाम क्या है, 1 ब्यूटेनॉल। इस कंपाउंड का नाम क्या है, 1 ब्यूटेनॉल। ठीक है, आईयूपीएसी नाम आपको आते होंगे। तब देखो इस अणु के अंदर पहले आपको ये बताना है ये अणु असमित अणु है या नहीं है। तो असमित अणु को देखने के लिए उसके अंदर क्या चेक करना पड़ता है, असमित कार्बन परमाणु। असमित कार्बन परमाणु जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग हो, जैसे इस कार्बन की बात करो तो इन सब 4 कार्बन को मैं ऐसे लिख देता हूँ। इससे जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन, 1 2 3। इससे जुड़े हुए 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। इससे भी जुड़े हुए 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। इससे जुड़े हुए 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। इससे जुड़ा हुआ 1 OH। ये हो गई ओपन स्ट्रक्चर। इसकी भी ओपन स्ट्रक्चर लिख देते हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। यहाँ पे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन OH, यहाँ पे ये CH3 H और H हो गई। अब देखो इसको, इसके अंदर इस कार्बन को देखेंगे तो इस कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग है। इससे एक पूरा ये समूह जुड़ा हुआ है, और इससे जुड़े हुए ये 3 हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। मैंने कहा था चारों संयोजकताएं अलग होनी चाहिए, तो क्या ये इस कार्बन की चारों संयोजकता अलग है, वैलेंसी अलग है, नहीं है, तो ये असमित कार्बन नहीं है। क्या इस कार्बन से जुड़ी हुई चारों संयोजकता अलग है क्या, कि एक तो ये पूरा समूह जुड़ा हुआ है CH3, और एक पूरा ये समूह जुड़ा हुआ है, ये दोनों तो अलग है, लेकिन इससे इधर हाइड्रोजन जुड़ी हुई, इधर भी क्या जुड़ी हुई, हाइड्रोजन, तो 2 संयोजकताएं समान हो गई, तो ये असमित नहीं है। इस कार्बन को देखो, इस कार्बन से एक ये पूरा समूह जुड़ा हुआ है जिसका नाम क्या है CH3 और CH2, मतलब C2H5, CH3 और CH2 शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, C2H5, और इधर क्या जुड़ा हुआ बेटा CH2 और OH। इस वाले कार्बन की बात हो रही है, तो इस कार्बन से एक तो जुड़ा हुआ है ये C2H5 और एक जुड़ा हुआ है CH2OH, तो ये तो अलग अलग है, लेकिन यहां से क्या जुड़े हुए, 2 समान हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। 2 अगर समान हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसका मतलब कि असमित कार्बन परमाणु नहीं है। चारों संयोजकता अलग होनी चाहिए, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन ये 2 समान है। इस कार्बन को भी देखो, इससे एक ये समूह अलग जुड़ा हुआ है, एक OH अलग जुड़ा हुआ है, लेकिन 2 समान हाइड्रोजन, मतलब इसके अंदर एक भी असमित कार्बन परमाणु नहीं है। अगर एक भी असमित कार्बन परमाणु नहीं है तो ये अणु असमित नहीं है। ये अणु कैसा है, सममित अणु। कैसा कह सकते हैं, सममित अणु। अगर ये असमित अणु नहीं है तो जो असमित अणु होता है, जो अगर असमित अणु होता है, ऐसे अणु तो कहलाता है कायरल अणु। और जो अणु असमित नहीं होता है ऐसा अणु क्या कहलाता है, अकायरल। तो क्या ये अणु असमित था क्या, नहीं था, तो इसका मतलब ये अणु कैसा कहलाएगा, अकायरल। और अगर अकायरल है तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, ध्रुवण अगुणक। और अगर ये ध्रुवण अगुणक है तो ये प्रकाशिक समानता प्रदर्शित नहीं करता है। समझ में आ गया। अब इस एग्जाम्पल को लेते हैं, क्या इस कार्बन की चारों संयोजकता अलग है, नहीं है, ये तो 3 एक जैसी दिख रही है। क्या इस कार्बन की चारों संयोजकता अलग है, क्या नहीं, ये समान ही दिख रही है यहीं पे। क्या इस कार्बन की चारों संयोजकता अलग है, नहीं है, ये 3 समान दिख रही है। अब इस कार्बन को देखो, इस कार्बन से जुड़ा हुआ इधर तो CH3 पूरा समूह, इस इधर जुड़ा हुआ है कौन, OH, ऊपर कौन जुड़ा हुआ है H, और इधर ये पूरा समूह जुड़ा हुआ है C2H5। इस कंपाउंड को शॉर्ट में यहां से देख सकते हो, इधर जुड़ा हुआ C2H5, इधर नीचे जुड़ा हुआ है OH, इधर जुड़ा हुआ CH3 और यहाँ जुड़ा हुआ H। तो क्या इस कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग है, कि हाँ अलग है, चारों संयोजकताएं अलग है। तो ये जो कार्बन है वो कार्बन कैसा कहलाएगा, असमित कार्बन परमाणु। और जो असमित कार्बन परमाणु होगा उसको अपन हमेशा किससे, उसके ऊपर स्टार लगा देंगे। स्टार लगाने का मतलब ये वो कार्बन है जिसकी चारों संयोजकताएं क्या है बेटा, अलग। ऊपर अगर यहाँ पे दर्शाना है तो ये चारों संयोजकताएं अलग। अब इस अणु के अंदर असमित कार्बन परमाणु है तो अणु कैसा हो गया बेटा, असमित अणु। और अगर अणु पूरा अणु अब कैसा हो गया, असमित। और पूरा अणु अगर असमित अणु हो गया तो ये अणु कैसा हो गया, कायरल। और अगर ये कायरल है, अगर ये अणु कैसा है, कायरल है, ये तो लिख देता अकायरल। ये अणु कैसा अगर कायरल है तो मतलब कैसा हो गया, ध्रुवण गुणक पदार्थ हो गया। इसका मतलब ये इसका क्या नाम था बेटा, 2-ब्यूटेनॉल। 2 आईयूपीएसी नाम लिखने की कोशिश करो इसका, तो नाम क्या आएगा, 2-ब्यूटेनॉल। तो 2-ब्यूटेनॉल कैसा है, कायरल या अकायरल, कायरल है। जबकि 1-ब्यूटेनॉल कैसा था, अकायरल है। तो ये अकायरल है तो ये ऐसा ही रहेगा, एक ही रूप है 1-ब्यूटेनॉल का। लेकिन 2-ब्यूटेनॉल के अंदर एक असमित कार्बन परमाणु होने के कारण पूरा अणु जो है वो कैसा हो गया, असमित अणु। और अगर असमित अणु है तो अणु कैसा हो गया, कायरल। और अगर कायरल है इसका मतलब ये कैसा, ध्रुवण गुणक पदार्थ है। और अगर 2-ब्यूटेनॉल ध्रुवण गुणक पदार्थ है तो 2-ब्यूटेनॉल की प्रकृति में कितने रूप पाए जाएंगे, 2 रूप। मतलब एक 2-ब्यूटेनॉल ऐसा होगा जो दक्षिण ध्रुवण गुणक होगा, और दूसरा 2-ब्यूटेनॉल ऐसा होगा प्रकृति के अंदर जो कैसा होगा, वाम ध्रुवण गुणक होगा।
मतलब 2-ब्यूटेनॉल के दो रूप हैं जो प्रकाशिक समानता प्रदर्शित करते हैं। एक ऐसा 2-ब्यूटेनॉल है जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाएगा, तो दूसरा ऐसा रूप होगा जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाएगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी शॉर्ट के अंदर कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि किसी अणु प्रकाशिक समानता प्रदर्शित करता है या नहीं करता है, तो मुझे क्या चेक करना है, मुझे सिंपल सा उसके अंदर ये चेक करना है कि अणु के अंदर असममित कार्बन परमाणु उपस्थित है या नहीं है। अब ध्यान से बात सुने, बिल्कुल केयरफुल। कॉन्क्लूजन क्या निकला कि अगर अणु के अंदर असममित कार्बन परमाणु है ही नहीं तो प्रकाशिक समानता भी प्रदर्शित करने वाला नहीं है। अणु कैसा हो गया, अकायरल हो गया, ध्रुवण अगुणक हो गया। समझ में आ गया। लेकिन अगर अणु के अंदर असममित कार्बन परमाणु है, तो अभी तक तो क्या सीखा है, अभी तक कि अगर अणु में असममित कार्बन परमाणु है तो अणु कैसा होगा, कायरल होगा। कायरल होगा तो मतलब प्रकाशिक समानता प्रदर्शित करेगा, मतलब कैसा हो गया, ध्रुवण गुणक पदार्थ होगा। एक रूप दक्षिण ध्रुवण होगा तो उसी का एक दूसरा रूप और पाया जाएगा जो कैसा होगा, वाम ध्रुवण का। अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। आगे ये है कि अणु के अंदर असममित कार्बन परमाणु अगर है तो जरूरी नहीं है कि वो प्रकाशिक समानता प्रदर्शित करे। ये तो मैंने एक ही एग्जाम्पल दिया बेटा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर यदि मॉलिक्यूल में अणु में असममित कार्बन परमाणु अगर है तो जरूरी नहीं है कि वो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करे। समझ में आ गया। दूसरी चीज मैं रिपीट करता हूं, दूसरा स्टेटमेंट में बोल रहा हूं, अगर अणु में केवल एक ही असममित कार्बन परमाणु है, अणु में केवल एक ही असममित कार्बन परमाणु है तो वो सदैव प्रकाशिक समानता प्रदर्शित करेगा। अणु में यदि केवल एक ही असममित कार्बन परमाणु है तो प्रकाशिक समानता प्रदर्शित करेगा, मतलब उसका एक डी रूप होगा और दूसरा एल रूप होगा। लेकिन अगर किसी अणु के अंदर एक से ज्यादा असममित कार्बन परमाणु है, असममित कार्बन परमाणु है तो सही अणु में, लेकिन एक से ज्यादा है तो प्रकाशिक समानता प्रदर्शित कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, तो फिर दिक्कत आ गई। तो हमने एक छोटा सा नियम तो बना लिया था कि भाई असममित कार्बन परमाणु को देखो, अगर है तो प्रकाशिक समानता प्रदर्शित करेगा, नहीं है तो प्रकाशिक समानता प्रदर्शित नहीं करेगा। तो ये तो छोटे लेवल पर था, तो थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं। ये सब मतलब हमारे कोर्स में 12th स्टैंडर्ड तक है। और भी बहुत सी बातें हैं, और भी बहुत से स्टेटमेंट है जिसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं क्योंकि वो अपने इस लेवल में नहीं है। तो हम केवल उन्हीं स्टेटमेंट को अभी दोहराने की कोशिश कर रहे हैं जो 12th स्टैंडर्ड तक या 12th की जो एनसीईआरटी बुक हो गई या फिर अपने आरबीएससी की बुक होगी उसको कवर कर दें। ठीक है, आईटी या पीएमटी लेवल तक के स्टेटमेंट को मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी अणु को प्रकाशिक समानता प्रदर्शित करनी तो पहली शर्त तो ये होगी उसके अंदर असममित कार्बन परमाणु होना चाहिए। अगर एक ही उसके अंदर तो 100% वो प्रकाशिक समानता प्रदर्शित करेगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा असममित कार्बन परमाणु है तो वो प्रकाशिक समानता प्रदर्शित कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो फिर कैसे चेक करें कि अणु प्रकाशिक समानता प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा? किन के लिए? कि ऐसे अणु जिनमें एक से ज्यादा असममित कार्बन परमाणु उपस्थित हो। ठीक है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं इस सारी चीजों को मिटा रहा हूं और मैं एक बार शॉर्ट के अंदर रिवाइज करा देता हूं आपको फटाफट यहां तक जो भी लिखा है कि भाई प्रकाशिक समानता के यौगिक एक दूसरे के प्रकाशिक समावयवी है। प्रकाश के प्रति एक समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर घुमाता, दूसरा दाईं ओर घुमाता। कैसे पता करें? तो प्रैक्टिकली जो तरीका है वो तो ये है कि हम सामान्य प्रकाश स्रोत लेंगे, उसको स्लेट में से गुजारेंगे। स्लेट क्या करेगी? उसमें से केवल एक ही तरंगदैर्ध्य प्रकाश को उसमें से निकलने देगी। ऐसा प्रकाश क्या कहलाता है? एक वर्णीय प्रकाश। ऐसा प्रकाश जिसमें केवल एक ही प्रकार की तरंगदैर्ध्य उपस्थित हो उसे क्या कहा जाता है? एक वर्णीय प्रकाश। लेकिन एक वर्णीय प्रकाश भी समस्त दिशाओं में दोलन करता है। जब एक वर्णीय प्रकाश के विकिरण को निकोल प्रिज्म से गुजारा जाता है तो एक वर्णीय प्रकाश जो सभी दिशाओं में कंपन कर रहा था, अब इसमें से निकलने वाला प्रकाश केवल एक ही तल में कंपन करेगा। माना कि इस दिशा में कंपन कर रहा है और इसे अपन क्या कहेंगे? समतल ध्रुवित प्रकाश कहेंगे। इंग्लिश में कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, शॉर्ट में कहेंगे पीपीआई। अब इस समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन, जिसको भरकर ध्रुवमापी नलिका इंग्लिश में कहते हैं पोलरीमीटर, ट्यूब के अंदर में से गुजारा जाता है। तो गुजरने के बाद इस समतल ध्रुवित प्रकाश की स्थिति को देखा जाता है।
यदि ये समतल ध्रुवित प्रकाश अपने तल को चेंज नहीं करता है, जैसा का जैसा निकल जाता है, मतलब वो पदार्थ प्रकाशिक समानता प्रदर्शित नहीं करेगा मतलब कैसा कहलाएगा, ध्रुवण अघूर्णक। ध्रुवण अघूर्णक, अघूर्णक मतलब जिसने घुमाया ही नहीं या फिर अकायरल अणु। लेकिन अगर घुमा देता है तो कैसा हो गया, ध्रुवण घूर्णक, मतलब कायरल अणु हो गया, मतलब प्रकाशिक समानता प्रदर्शित करेगा। अब किधर घुमा रहा है उसके आधार पर, ये दो प्रकार का हो गया ध्रुवण गुणक पदार्थ, दक्षिण ध्रुवण गुणक और वाम ध्रुवण गुणक। दक्षिण ध्रुवण गुणक पदार्थ जिसे कहते हैं ऐसे पदार्थ जो समतल ध्रुवीय प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा दे, क्लॉकवाइज घुमा दे, घड़ी की सुई की दिशा में घुमा दे, तब को कहलाता है दक्षिण ध्रुवण गुणक पदार्थ। और यदि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमा दे तो ऐसे पदार्थ को क्या कहा जाता है, वाम ध्रुवण गुणक पदार्थ कहा जाता है या डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहा जाता है। ठीक है, इनको किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट में दक्षिण ध्रुवण गुणक पदार्थ को स्मॉल डी या फिर प्लस साइन द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि वाम ध्रुवण गुणक पदार्थ को स्मॉल एल या माइनस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो ये शॉर्ट के अंदर इस प्रकार से अपन देखते हैं कि कोई प्रकाशिक समानता प्रदर्शित करता है या नहीं करता है। लेकिन थ्योरी क्या है, कैसे हम चेक करते हैं, तो पहला तरीका तो मैंने बता दिया, यदि अणु के अंदर एक भी असममित कार्बन परमाणु उपस्थित है तो प्रकाशिक समानता प्रदर्शित करेगा। लेकिन अगर उसमें एक भी असममित कार्बन परमाणु उपस्थित नहीं है तो प्रकाशिक समानता प्रदर्शित नहीं करेगा। अणु के अंदर एक ही असममित कार्बन परमाणु है तो 100% प्रकाशिक समानता प्रदर्शित करेगा। लेकिन एक से ज्यादा असममित कार्बन परमाणु है तो प्रकाशिक समानता प्रदर्शित कर भी सकता हो, नहीं भी कर सकता है। तो फिर हम कैसे चेक करें कि ये प्रकाशिक समानता प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा, इसको हम अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। इसको पहले रब करते हैं फिर समझते हैं। ठीक है।